हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस चैनल द इन्फॉर्मेट चैम्बर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है चैलेंजेस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। अब चैलेंजेस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। जब हम सेल्स की बात करते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि सेल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप खुद एक सेल्स पर्सन भी हैं, सेल्स कंसल्टेंट भी हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, तो सेल्स हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट होती है, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हों। अगर हम सर्विसेज में डील करते हैं तो ज़रूर हम कोई सर्विसेज ऑफर कर रहे होंगे, वो भी एक सेल्स ही है। और उसी तरह जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो भी एक सेल्स है। तो इस सेल्स को मैनेज करने में क्या चैलेंजेस आते हैं, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, बट सारे फुल टॉपिक को कंप्लीट तो एक वीडियो में नहीं कर सकते, बट हमारी कोशिश रहेगी उसमें से कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा एंड यू विल गेट सम गुड नॉलेजेबल लर्निंग्स। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो दोस्तों, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें हमने बात करी थी कस्टमर बाइंग फार्मूला थ्योरी के बारे में, प्रोसेस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, कि कैसे प्रोस्पेक्टिंग की जाती है जब भी हम कस्टमर से मिलते हैं, जब भी हम कस्टमर डाटा बनाते हैं, मीटिंग्स करते हैं कस्टमर्स के साथ। उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात करी है। एट्रीब्यूट ऑफ अफेक्टिव सेल्स पीपल, एक अफेक्टिव सेल्स पर्सन के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए उसके ऊपर बात करी है। क्यों कस्टमर एक राजा होता है, क्यों कस्टमर इज़ अ किंग, तो उसके बारे में हमने बात करी है। बेनिफिट ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट, कि ट्रस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन एवरी बिजनेस डील, तो उसके बारे में बात करी हमने। तो ये हमारे प्रीवियस सेशन के कुछ टॉपिक्स हैं। तो अगर आपने वो देखा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा, और अगर नहीं देखा तो आई वुड रिक्वेस्ट तो प्लीज़ आप उसको भी एक बार विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो दोस्तों, चैलेंजेस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट में अब हम बात करेंगे अफेक्टिव फनल मैनेजमेंट के बारे में। अब अफेक्टिव फनल मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम एक फ़नल तैयार करते हैं। आपने फ़नल देखा होगा, फ़नल कैसा होता है। सो बेसिकली टॉप जितना वो टॉप में ब्रॉड होता है, जैसे जैसे वो नीचे आता है वो नैरो होता जाता है। तो जब वो टोटली नैरो हो जाता है, दैट मीन्स वहाँ से जो है वहाँ उस स्टेज पे जो है हमारा कस्टमर कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली आई विल शो यू हाउ फनल इज़ लुक लाइक, तो उसके बारे में। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं फ़नल जो है कुछ इस तरह नज़र आती है। सो टॉप टू बॉटम जो है इसी कैटेगरी में जो है कस्टमर फॉल करते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज। सो जब हम कस्टमर को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो इसी कैटेगरी में जो है कस्टमर आते हैं। इसी को ओवरऑल फ़नल कहा जाता है सेल्स मैनेजमेंट के अंदर। तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि फ़नल मैनेजमेंट क्या होता है। फ़नल मैनेजमेंट इज़ बेसिकली जिसमें आप अपने कस्टमर्स को डिवाइड कर देते हो पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज। अब क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक प्रोस्पेक्ट है, मतलब कि यू हैव अ लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। दैट मीन्स अ प्रोस्पेक्ट क्या होता है? प्रोस्पेक्ट इज़ बेसिकली अ पोटेंशियल कस्टमर हु इज़ अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट बट नॉट येट बाय दैट प्रोडक्ट। तो मतलब कि वो आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर है, बट उसने आपका प्रोडक्ट जो है अभी परचेज़ नहीं करा। तो दैट मीन्स वो आपका एक प्रोस्पेक्ट है। तो जब आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को, टोटल लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स को आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हो, तो जितना इफेक्टिवली आप उसको डिवाइड करते हो वो एक आपकी फ़नल तैयार हो जाती है। अब फ़नल में क्या क्या होता है? फ़नल में भी कुछ स्टेजेस होती हैं। अब उसी के बारे में बात करते हैं। पहली स्टेज होती है अवेयरनेस। दैट मीन्स कि आपने कस्टमर को अवेयर कर दिया अपने प्रोडक्ट के बारे में। अब वो हो सकता है कि वो आपका कस्टमर जो है किसी भी मोड के थ्रू जो है अवेयर हुआ है, चाहे उसने आपकी एडवर्टीजमेंट देखी है इंस्टाग्राम पे, या हो सकता है उसने आपके यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट देखा है, या आपने डायरेक्टली खुद उसको कॉल करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, या हो सकता है आपकी कंपनी का पर्सन जो है खुद जाके उसको मिल के आया, उनको उसको प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो दैट मीन्स ही इज़ अवेयर नाउ अबाउट योर प्रोडक्ट बट नॉट येट बाय योर प्रोडक्ट। तो उसने आपका प्रोडक्ट अभी खरीदा नहीं है। सेकंड स्टेज आता है कि अब बात आती है इंटरेस्ट की। नाउ द प्रोस्पेक्ट शोज द इंटरेस्ट बिकॉज एज पर योर एडवर्टीजमेंट, एज पर योर मार्केटिंग एक्टिविटीज़, ही इज़ इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट नाउ। तो पहले आपने उसको अवेयर किया, सेकंड स्टेज आके जहाँ पे जो है वो इंटरेस्टेड हो गया आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो अब वो उसको इंटरेस्टेड है, खरीदा नहीं है बट खरीदना चाहता है। अब उसमें उस खरीदने से पहले भी काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं। अब वो क्या स्टेजेस होती हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 3 आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स दैट इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट जो है, नाउ ही विल इवेल्युएट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस विद द कंपटीटर। तो अब वो कंपटीटर के साथ जो है आपके जो सेम कैटेगरी में जो प्रोडक्ट दूसरे आते होंगे उसके साथ वो कंपेयर करेगा उस प्रोडक्ट के बारे में। नाउ ये तो था तीसरा स्टेज। अब इसके बाद आता है फोर्थ स्टेज मीन्स दैट मीन्स इंटेंट। अब ही शोज द क्लियर इंटेंशन टू बाय योर प्रोडक्ट, बिकॉज अब वो कंपेयर भी कर चुका है आपके प्रोडक्ट को कंपटीशंस के साथ। तो अब वो उसको लगता है कि आपका प्रोडक्ट जो है ठीक है। नाउ ही क्लियरली शोज द इंटेंट टू बाय दैट प्रोडक्ट। अब इसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद फिफ्थ स्टेज आती है, वो है इवेल्युएशन। दैट मीन्स ही विल इवेल्युएट।
तो उस स्टेज पे वो हो सकता है आप वो नेगोशिएट करेगा, आपसे कोटेशन लेगा, देन ही विल नेगोशिएट विद यू एंड आफ्टर नेगोशिएशन ही विल सीकिंग अप्रूवल्स। मे बी अगर कुछ बड़ा प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई बड़ी डील होने वाली है, तो उसमें अप्रूवल्स लगते हैं कंपनीज़ के, तो वो उसमें जो है अपनी कंपनी से अप्रूवल लेगा। या अगर कोई छोटा एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए एक मोबाइल परचेज़ करना है, तो उसमें उसको सिर्फ आपके साथ एक नेगोशिएट करना है एंड इफ़ यू आप उसको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे एंड ही विल नेगोशिएट विद यू एंड ही विल बाय योर प्रोडक्ट। तो इवेल्युएट करने के बाद जो है फिर 6th स्टेज आती है, वो होती है परचेज, जहाँ पे कस्टमर जो है प्रोडक्ट को फाइनली खरीद लेता है आफ्टर परचेजिंग आफ्टर नेगोशिएटिंग विद योर कंपनी। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इम्प्रूविंग पुअर परफॉर्मेंस इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर कोई बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा एज़ पर हिज पोटेंशियल, तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक मैनेजर की कंपनी में एक ड्यूटी होती है कि ही हैज़ टू डायग्नोज कि व्हाट इज़ द रीज़न दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म। नंबर सेकंड इज़, अगर ये स्मॉल एंटरप्राइजेज है तो जो उस कंपनी का ऑनर होता है उसको फाइंड आउट करना है कि क्या रीज़न है कि उसके बंदे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब उसमें कुछ रीज़न हो सकते हैं, उन रीज़न्स को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कि प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या इशू होंगे। प्रोफेशनल फ्रंट पे हो सकता है कि उस बंदे को प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं मिली है, सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैन बी अ रीज़न बिकॉज ऑफ दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म। नंबर सेकंड इज़ प्रोडक्ट एंड कंपटीशन नॉलेज। तो जो उसको प्रोडक्ट की नॉलेज, अपने जो जिस प्रोडक्ट के ऊपर वो डील कर रहा है उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। नंबर सेकंड इज़ कंपटीशन की भी इक्वली अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो उसको काउंटर कर पाएगा, तभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर पाएगा। तो इट कुड बी द रीज़न दैट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड प्रॉपर प्रोडक्ट एंड कंपटीशन नॉलेज। उसके बाद आता है रॉन्ग टारगेटिंग कस्टमर। दैट मीन्स कि जिन कस्टमर को उसको टारगेट करना है उन कस्टमर को वो टारगेट नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी। ही हैज़ नॉट रिसीव अ प्रॉपर क्लैरिटी, प्रॉपर कम्युनिकेशन दैट what he is expected to do. So उसके बाद आता है managing customer and their expectation and from the company offering. So sometimes some customers are more demanding. So in that case कि he might be not able to manage those difficult customer. तो यहाँ पे एक manager की ड्यूटी होती है कि he guide him, he support him that how to manage a difficult customer and what he can do for those customer. उसके बाद हो सकता है मोटिवेशन फैक्टर, बिकॉज ऑफ कंपनी कल्चर दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म प्रॉपर, ही इज़ नॉट रिसीविंग प्रॉपर रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है कि ही माइट बी अंडर पेड, जितना उसको पैसा मिलना चाहिए एज़ पर द मार्केट स्टैंडर्ड ही इज़ नॉट रिसीविंग इट, ही माइट बी अंडर पेड। तो कंपनी हैज़ टू रिकॉग्नाइज कि वट इज़ द रीज़न, इफ़ दिस इज़ द रीज़न दैट कंपनी शुड कम एंड करेक्ट दोज इशूज़ विद हिम। अगर एक बंदा ऑलरेडी कॉम्पिटेंट है, सो कंपनी ऑलवेज ट्राई टू गिव मोर मनी to manage these challenges. उसके बाद आते हैं अगर कोई पर्सनल चैलेंज है, अगर इफ़ अ पर्सन हैज़ अ पर्सनल चैलेंज बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म, दैट इन दैट केस कंपनी शुड गिव हिम एटलीस्ट सम टाइम टू कम आउट ऑफ दोज पर्सनल इशू सो दैट ही कैन डू अ बेटर जॉब आफ्टर दैट। सो बंदे को टाइम देना चाहिए सो दैट अगर हो सकता है वो एक पर्सनल फ्रंट पे कुछ इशू फेस कर रहा है या कुछ कोई चैलेंज है उसको, सो इन दैट केस कंपनी को उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए इन दैट केस सो दैट व्हेन ही कम आउट ऑफ दोज चैलेंजेस, दोज डिफिकल्टीज, ही विल परफॉर्म मोर बेटर इन दैट कंपनी। सो दोस्तों, ये कुछ रीज़न है जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि अ person is not performing properly. So it's a manager and a owner duty to find out the reason why that person is not performing and correct those issues. सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो दोस्तों, बाकी का जो टॉपिक है चैलेंज ऑफ सेल्स मैनेजमेंट का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और थैंक्स फॉर कमिंग दिस वीडियो बिकॉज ऑलरेडी 8 मिनट की हो चुकी है, तो आई थिंक वी विल पुट द अदर टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड थैंक्स फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल द इन्फॉर्मेट चैम्बर, एंड वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। प्लीज़ फॉलो अस देयर ऑल्सो, वी विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू दोस्तों फॉर कमिंग, और आते रहिए एंड लेट्स embrace the continuity of learning.